हिंदी भाषा बीए सेकंड ईयर खंड ख पाठ एक कार्यालयीन भाषा और उसके विविध रूप। प्रश्न एक कार्यालयीन भाषा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर कार्यालयीन हिंदी भारत का संविधान अध्याय 17 अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी के अनुसार राजभाषा एक परिभाषित शब्द है जिसका अर्थ है सरकारी कामकाज राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। राजभाषा के लिए अंग्रेजी शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। इस शब्द का प्रयोग कानूनी तौर पर स्वतंत्र भारत के संविधान में सर्वप्रथम किया गया। इसी आधार पर हिंदी को कार्यालयीन भाषा भी कहते हैं। राजभाषा का क्षेत्र मुख्यतः शासन प्रशासन विधान कार्यपालिका और विधि न्यायालय है। सामान्यतः देश की राष्ट्रभाषा को ही उसके मानक रूप में राजभाषा का स्थान दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा का गरिमामय पद दिया गया। राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियम सभी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थानों, निगमों और भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं पर लागू होते हैं। इसकी पुष्टि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने काज्ञा संख्या 12027/77/88 रा.भ.ख.2 दिनांक 6/8/1987 में की है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कार्यालयीन हिंदी की अनुकूल दिशा और गति प्रदान करने में कार्यालयों में प्रयुक्त प्रारूप, टिप्पणी, सार लेखन, रिपोर्ट आदि में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन दोनों में ही कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप एवं प्रयोग अत्यधिक व्यवहृत होता है। कर्मचारी की तत्परता, भाषाई दक्षता और अभ्यास से प्रारूपण, टिप्पण, सारेखन, रिपोर्ट, अनुवाद आदि की भाषा में स्पष्टता, शुद्धता, सरलता, वैधानिक एवं प्रभावी रूप से प्रकट होती है। प्रारूपण कार्यालयों में किसी संस्था या व्यक्ति को पत्र भेजने से पहले उस पत्र का एक प्रारूप या मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया जाता है तथा उसे उच्चाधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर पत्र के रूप में भेजा जाता है। यह प्रारूप पहले की टिप्पणियों, संबंधित पूर्व पत्रों एवं अधिकारियों के पूर्व आदेशों के आधार पर तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के सदस्य सूक्ष्म निरीक्षणोपरांत तैयार किया गया वह संपूर्ण विवरण प्रतिवेदन कहलाता है, जो उस व्यक्ति, वस्तु एवं घटना की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के साथ साथ उपादेयता का भी परीक्षण प्रस्तुत कर रहा हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कार्यालय आदेश कार्यालय की किसी विशेष कार्य विधि के नवीकरण, परिवर्तन आदि के संबंध में या किसी अन्य प्रशासकीय आदेश के पालन के संबंध में किसी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, पद पर स्थायीकरण या प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी किया जाता है। सूचनार्थ इसकी प्रतियां सभी संबंधित विभागों, कार्यालयों, संस्थाओं या व्यक्तियों को भेजी जाती है। कार्यालय के सामान्य नियम पालन की सूचना भी बहुधा इसी के द्वारा प्रसारित की जाती है। स्मरण पत्र जब किसी कार्यालय से उसे पहले भेजे गए पत्र पर मांगी गई जानकारी या पत्र द्वारा मांगा गया कोई निर्णय समय पर प्राप्त नहीं होता तो उन्हें प्राप्त करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें स्मरण पत्र कहते हैं। इस प्रकार के पत्र बहुधा सामान्य जानकारी पत्र के रूप में ही लिखे जाते हैं, किंतु इनमें बहुधा पत्र का वही प्रारूप प्रयुक्त होता है जो उसके पूर्व के प्रथम पत्र में हुआ था। जैसे सामान्य सरकारी पत्र के लिए ज्ञापन के रूप में, अर्ध सरकारी पत्र के लिए अर्ध सरकारी पत्र के रूप में। शाबाश बेटा। परिपत्र इस प्रकार के पत्र शौचालय, विभागीय कार्यालय, संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों को विभागीय सूचनाएं, आदेश और अनुदेश देने के लिए लिखे जाते हैं। साथ ही नीति विषयक प्रश्नों पर या अन्य ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जो चर्चा या जांच पड़ताल के विषय रहे हों, शासन के विनियमों को या इस संबंध में सामान्यतः लागू होने वाले आदेशों को सूचित करने के लिए परिपत्र लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र की विषय वस्तु एक ही होती है और लिखने वाले अधिकारी उसी विभाग अथवा अन्य विभागों के अनेक अधिकारियों को संबोधित कर परिपत्र प्रेषित करते हैं। अधिसूचना सरकारी रूप से जो घोषणाएं समस्त सरकारी कार्यालयों, तत्संबंधी अधिकारियों एवं कर्मचारियों या आम जनता की सूचना के लिए राज्य शासन द्वारा अपने राजपत्र गजट के प्रकाशित की जाती है, उन्हें अधिसूचनाएं कहते हैं। इनका उपयोग अधिनियमों, आदेशों, अधिकारियों के कार्यभारी अधिकारों, उनकी नियुक्तियों, पदोन्नतियों, शुद्धियों और स्थानांतरों की सूचना आदि देने के लिए किया जाता है। अधिसूचना अन्य पुरुष में लिखी जाती है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित नहीं किया जाता है। इसमें अधिसूचना भेजने वाले या प्रकाशित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पदनाम दिया जाता है। बहुत बढ़िया मुन्ना। टिप्पणी
पत्र आदि के निपटान के लिए समय समय पर जो अभियुक्तियाँ रिमार्क्स लिखी जाती हैं उन्हें टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणियों पर आदेश प्राप्त कर तदनुसार कार्य किया जाता है। टिप्पणी के अभियुक्तियाँ हैं जो किसी विचाराधीन विषय के संबंध में लिखी जाती है जिससे उसके निस्तारण में सुविधा हो सके। टिप्पणी का उद्देश्य उन बातों को स्पष्ट रूप से तथा वर्णानुसार प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय करना होता है, उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिनके आधार पर निर्णय लेने की संभावना होती है। अतः पत्र के सार को बतलाते हुए निर्णय के लिए अपना सुझाव देना ही टिप्पणी तथा एक आलेख को दूसरे आलेख से जोड़ता है। समझ रहे हो? सार लेखन यह अपने आप में ऐसी संपूर्ण रचना है जिसे पढ़ने के पश्चात मूल एवं विस्तृत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कार्यालयों में आने वाले पत्रों के सार लेखन की दो विधियां बताई गई हैं, एक प्रवाह सार लेखन, दो तालिका सार लेखन। सार लेखन में न तो भूमिका की आवश्यकता होती है और न ही उपसंहार की। सार लेखन में प्रतिपाद्य विषय से ही अपना अनुच्छेद प्रारंभ कर देना चाहिए तथा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सार लेखन इतना संक्षेप न हो जाए कि विचार श्रृंखला टूटी फूटी दिखाई देने लगे। ज्ञापन उस सरकारी पत्र को कहते हैं जो सामान्य संदेश के लिए अपने समक्ष अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, जिला अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों और महालेखापाल को लिखा जाता है। और औपचारिकता के अभाव के कारण ज्ञापन सामान्य सरकारी पत्र से भिन्न होता है। इसे अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें महोदय, भवदीय आदि शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है और न ही निवेदन है। आदेशानुसार निवेदन आदि से इसे प्रारंभ किया जाता है। ज्ञापन पर पत्र भेजने वाले अधिकारी से नीचे का अधिकारी भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रश्न 2, कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं, उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, कार्यालयीन पत्र प्रारूप और प्रारूपण का अर्थ एक ही होता है। इनकी परिभाषा, स्वरूप, भेद आदि समान है। इन तीनों की विशेषताएं भी एक ही होती हैं। अतः यहाँ कार्यालयीन पत्र, प्रारूप और प्रारूपण तीनों शब्दों के प्रयोग किए गए हैं। इन्हें प्रारूप लेखन, रूपरेखा, ड्राफ्टिंग, आलेख और मसौदा भी कहा जाता है। विभिन्न कार्यालयों में जब किसी आदेश, प्रस्ताव, विज्ञप्ति, परिपत्र या पत्र आदि भेजने के पूर्व जो कच्चा मसौदा, आलेखन या ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसे प्रारूप कहते हैं। परिभाषा, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लिखित स्वरूप में तैयार की जाने वाली आदर्श, तर्कसम्मत रूपरेखा या मसौदे को प्रारूप लेखन या प्रारूपण कहते हैं। प्रारूप लेखन, आलेखन या प्रारूपण को अंग्रेजी भाषा में ड्राफ्टिंग कहा जाता है। बात तो सही है। अच्छे प्रारूप की विशेषताएं। अच्छा प्रारूप तैयार करना एक कला है। यह उस व्यक्ति के गुण को स्पष्ट करता है जिसने प्रारूप तैयार किया है। जिस व्यक्ति को प्रारूप से संबंधित विषय की अच्छी जानकारी हो, विषय से संबंधित ज्ञान हो, नियमों की पहचान हो, वह ही अच्छे प्रारूप को बना सकता है। एक अच्छे प्रारूप में निम्नलिखित विशेषताएं होना आवश्यक है। एक, रूपरेखा का ज्ञान। अच्छे प्रारूप हेतु उसके लिए निर्धारित प्रत्येक अंक का ज्ञान आवश्यक है जिसमें पत्र से संबद्ध मुख्य बातें स्पष्ट क्रम में लिखी जा सकें। 2, प्रारूप के प्रत्येक अंक का ज्ञान। अच्छे प्रारूप हेतु उसके लिए निर्धारित प्रत्येक अंक का ज्ञान आवश्यक है। प्रारूप के लिए सबसे पहले प्रेषक और प्रेषित की जानकारी, पत्र क्रमांक, दिनांक का उल्लेख, विषय और संदर्भ को लिखने का तरीका और अंत में प्रेषक का विवरण तथा नज़दीक की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक अंक का स्पष्ट ज्ञान आवश्यक है। अच्छा। 3, शुद्धता। प्रारूप शुद्ध हो इसके लिए 2 पंक्तियों के मध्य पर्याप्त स्थान छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा जिन पंक्तियों को यथा विषय और संदर्भ को रेखांकित करना आवश्यक हो किया जाना चाहिए। हाशिए का भी ख्याल रखना आवश्यक है। क्रमांक, दिनांक, प्रेषित एवं प्रेषक का नाम, विषय, संदर्भ, विवरण, नज़दीक कहाँ लिखे जाएं, इसकी शुद्धता और क्रम का ज्ञान होना भी आवश्यक है। 4, भाषा शैली। एक अच्छे प्रारूप के लिए स्पष्ट, सरल, शुद्ध, विनम्र और शिष्ट भाषा आवश्यक है। इसमें भाषा यथातथ्य होना चाहिए। इसके लिए सही शब्दों का चुनाव, वाक्यांशों और पदबंधों का व्यवहारिक उपयोग होना आवश्यक है। वाक्य रचना संक्षिप्त एवं दोष मुक्त होनी चाहिए। अनावश्यक बातों को जोड़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए तथा भाषा में भावावेश में नहीं आना चाहिए। इसकी विशिष्ट एवं निर्धारित शैली का प्रयोग उपेक्षित है। ठीक है। 5, संलग्नों का उल्लेख। प्रारूप में यदि संलग्न है तो उसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां लगाना आवश्यक है तथा उन सबका क्रमबद्ध उल्लेख प्रारूप में किया जाना चाहिए। 6, संक्षिप्तता। प्रारूप में आवश्यक बातें ही अपेक्षित हैं। प्रारूप में ठोस और संक्षिप्त तथ्य ही दिए जाना चाहिए, लेकिन इतने संक्षिप्त भी नहीं कि मूल भाव न आ सके और स्पष्टता न रहे। संक्षिप्तता के लिए अनावश्यक क्रियाओं को हटाकर विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया जाना चाहिए। 7, पूर्णता। अच्छे प्रारूप की पहचान उसके पूर्ण होने से होती है। पूर्णता ही प्रारूप को प्रभावशाली बनाती है। आवश्यक रूपरेखा, कलेवर, विषय, सामग्री आदि की दृष्टि से प्रारूप पूर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, समझ गया।
8 अनुच्छेद प्रारूप हमेशा अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाना चाहिए। पहले अनुच्छेद के बाद में आने वाले अनुच्छेदों पर या तो क्रम संख्या लिख देनी चाहिए या उन पर उपशीर्षक लिख देने चाहिए ताकि विषय स्पष्ट करने में सुविधा रहे। 9 मूल शब्द या पंक्तियां उद्धृत होना। यदि नियमों या किसी उच्च अधिकारी के आदेश आदि को उद्धृत किया जाना हो तो उसे मूल शब्दों में ही उद्धृत करना चाहिए। 10 निश्चितता। कार्यालयीन पत्र की रूपरेखा बिल्कुल निश्चित होती है। उसमें पत्र जारी करने वाली संस्था, इकाई, संदर्भ, क्रम संख्या, तिथि, फोन नंबर आदि का प्रारंभ में ही स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। फिर पत्र के प्रकार का उल्लेख किया जाता है। मध्य में विषय वस्तु या प्रतिपादन होता है। नीचे दाहिनी ओर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर रहते हैं। बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले का उल्लेख किया जाता है। अंत में प्रतिलिपियों की संख्या तथा उनके प्राप्तकर्ताओं का आवश्यक निर्देशों के साथ उल्लेख रहता है। समझ गया। 11 संरचनाएं। प्रारूप में अनौपचारिक शैली, तथ्यपरकता, तार्किकता के साथ अन्य पुरुष की संरचनाएं आवश्यक है। इसमें विषय, संदर्भ, उदाहरण तथा निर्देश की संरचनाएं नियमानुसार होनी चाहिए। अच्छे प्रारूप में कर्मवाच्य की संरचनाएं होनी चाहिए। 12 यथोचित पर्चियों का प्रयोग। यथोचित पर उसके क्रियान्वयन के लिए निर्धारित पर्चियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे ज्ञात हो सके कि प्रारूप का महत्व कितना है और वह कितना आवश्यक है। उस पर तत्काल अनुमोदनार्थ सर्वप्रथम आवश्यक आज ही आदि की पर्ची लगा देनी चाहिए। कार्यालयीन पत्राचार के लिए प्रारूप के मुख्य भेद इस प्रकार हैं। 1 प्रतिवेदन, 2 कार्यालयीन आदेश, 3 स्मरण पत्र, 4 कार्यालयीन ज्ञापन, 5 परिपत्र, 6 अधिसूचना, 7 सामान्य सरकारी पत्र, 8 अर्ध सरकारी पत्र, 9 पृष्ठांकन, 10 निविदा, 11 विज्ञापन। प्रश्न 3, हिंदी भाषा के संबंध में अपने राय व्यक्त कीजिए। उत्तर, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर विचारों, भावों अथवा इच्छाओं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यह सामाजिक व्यवहार का एक प्रमुख साधन है। भाषा ही मनुष्य को पशु समाज से पृथक करती है। सामान्यतः जिसके माध्यम से लोग अपने विचारों तथा भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषाएं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवी से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्रोचे के अनुसार भाषा सीमित तथा व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यक्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक लोगों द्वारा समझी और प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है तथा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का गरिमामय पद दिया गया है। यही कारण है कि भारत में हिंदी अपने समन्वयक रूप में अन्य भारतीय भाषाओं के बीच एक अहम भूमिका का निर्वाह कर रही है। आज वह अपने नए महत्वपूर्ण भाषिक दायित्वों और अभिव्यक्ति के सर्वथा नए क्षेत्रों से गुजर रही है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व प्रस्फुटन एवं विस्तार के कारण हिंदी भाषा की उपादेयता और प्रयोजनमूलकता स्वयं सिद्ध हो रही है। आज हमारी सामाजिक आवश्यकताओं और जीवन व्यवहारों का अनिवार्य संबंध हिंदी भाषा के प्रयोजनमूलक आयामों से है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक संदर्भों के परिवर्तन के साथ बदलती हुई स्थितियों की जरूरत के प्रयोजन विशेष के संदर्भ में हिंदी भाषा के एक रूप की तीव्र आवश्यकता हुई जो प्रशासन और ज्ञान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में व्यवहृत हो सके। क्यों हिला डाला ना। विभिन्न ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों तथा शासन प्रशासन, जनसंचार विधि, वित्त एवं वाणिज्य, मशीनी, खेलकूद आदि की कार्य विधियों के बारीक से बारीक अर्थ संदर्भों को व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा की अंतः प्रवृत्तियों, प्रयुक्तियों तथा प्रायोगिक स्तरों में परिवर्तन की योगीन आवश्यकता महसूस हुई। तब हिंदी का नया भाषिक संरचना का स्वरूप उभर कर सामने आया। हिंदी के विविध रूप हमारी गतिशीलता में सहायक सिद्ध होते हैं। हिंदी के निम्नलिखित रूप विशेष उल्लेखनीय हैं। 1 कार्यालयीन भाषा, 2 मीडिया की भाषा, 3 विज्ञापन की भाषा, 4 वित्त एवं वाणिज्य की भाषा, 5 मशीनी भाषा। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू?
एक कार्यालयीन भाषा भाषा का संविधान अध्याय 17 अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी के अनुसार राजभाषा एक परिभाषित शब्द है जिसका अर्थ है सरकारी कामकाज राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। राजभाषा के लिए अंग्रेजी शब्द ऑफिशियल लैंग्वेज पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। इस शब्द का प्रयोग कानूनी तौर पर स्वतंत्र भारत के संविधान में सर्वप्रथम किया गया। इसी आधार पर हिंदी को कार्यालयीन भाषा भी कहते हैं। इसका क्षेत्र मुख्यतः शासन प्रशासन विधान कार्यपालिका और विधि न्यायालय आदि हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दो मीडिया की भाषा। जब किसी यांत्रिक प्रणाली के प्रयोग से संदेश जो कई गुना बढ़ा दिया जाता है और वह संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक प्रेषित हो जाता है तो उसे मीडिया या जनसंचार नाम दिया जाता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट आदि जनसंचार के आधुनिक माध्यम हैं। जनसंचार के इन प्रकारों को दो वर्गों में रखा गया है, एक प्रिंट मीडिया, दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन माध्यमों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा की प्रकृति सरलता, सहजता और स्वाभाविकता की ओर रहती है। यह भाषा कभी भी समाज प्रधान नहीं होती बल्कि व्यास प्रधान होती है। इसके वाक्य छोटे छोटे होते हैं, लंबे वाक्य जो 2-3 वाक्यों में बदलने का प्रयत्न किया जाता है। भाषा इन माध्यमों में ऐसी रखी जाती है जिनका व्यवहार मनुष्य अपने जीवन में करता है। मानव अपने दैनिक व्यवहार में छोटे छोटे वाक्यों का और कम से कम शब्दों का प्रयोग करता है। दृश्य और श्रव्य माध्यमों की प्रकृति भी मानव प्रकृति से भिन्न नहीं है। अतः यह कह सकते हैं कि इस भाषा की प्रकृति व्यास प्रधान, सरल, सरस, संक्षिप्त तथा बोलचाल की ओर झुकी हुई है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। 3 विज्ञापन की भाषा। यह भाषा 3 रूपों में होती है, अलिखित, बकायिक, मौखिक, लिखित। 4 वित्त एवं वाणिज्य की भाषा। हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों में वित्त एवं वाणिज्य की भाषा की भी अपनी एक अलग पहचान, पदावली, परिभाषिक शब्दावली एवं एक विशिष्ट रूप है। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, वित्त, व्यवसाय, परिवहन, शेयर बाजार, बीमा, बैंकिंग तथा आयात निर्यात आदि क्षेत्र में आते हैं। वित्त एवं वाणिज्य की भाषा का मुख्य आधार विषय एवं संदर्भ के अनुसार परिभाषिक शब्दावली तथा भाषिक संरचना की विशिष्टता माना जा सकता है। वाणिज्य, बीमा, वित्त, व्यवसाय तथा बैंक आदि क्षेत्रों से संबंधित शब्दावली निश्चित तथा मानक है और इन क्षेत्रों में वह निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होती है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त वाक्य रचना भी हिंदी भाषा के अन्य रूपों से भिन्न है, जैसे सोने में उछाल, फुगावा, चांदी मंदा, तेल की धार ऊंची, अरहर सुस्त। इस प्रकार के वाक्यांश भाषा के इन क्षेत्रों को अलग करते हैं। हिंदी भाषा की इस वाणिज्य एवं वित्त की भाषा का क्षेत्र अत्यधिक विकसित है, साथ ही लोकप्रिय भी। 5 मशीनी भाषा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी से तात्पर्य है हिंदी का वह रूप जो कल कारखाने, विज्ञान और तकनीकी शब्दावली से मुख्यतः संबंधित रखता है तथा विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में अनुपयुक्त भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हो रहा है। मशीनी विज्ञान और टेक्नोलॉजी परस्पर पूरक है। हिंदी भाषा विज्ञान की भाषा तर्कसंगत तथा सुगठित होती है का यह रूप अपेक्षाकृत नया है, परंतु हिंदी भाषा उन्नति के नए अनछुए क्षेत्र की ओर मुड़कर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसी के साथ यह सिद्ध हो जाता है कि हिंदी भाषा न केवल साहित्य और प्रशासन का प्रभावी माध्यम है बल्कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय वस्तु को सुगठित रूप में व्यक्त करने में भी समर्थ है। RPS अरे माँ कसम गंगा नहाने दे दो माँ